डायस्टोपिया शायद ही कभी इतना भयावह और रोमांचक लगा हो जितना जॉर्ज मिलर के मैड मैक्स चक्र में लगा है। दशकों से मिलर दर्शकों को एक तबाह, हिंसक दुनिया की भ्रामक छवियों से प्रभावित कर रहे हैं, जो हमारी दुनिया जैसी ही दिखती है, जिससे उन्हें पहचान कर सिहरन पैदा होती है। फिर भी उनका वैकल्पिक ब्रह्मांड चाहे जितना भी परिचित क्यों न लगे महसूस हो, उनका फिल्म निर्माण इतना मजबूत संपर्क उच्च बनाता है कि हमेशा इस सब के तमाशे पर आनंद लेना आसान होता है। सर्वनाश? बढ़िया। बात यह है कि यह कम कूल लगने लगा है क्योंकि 1979 में मूल मैड मैक्स के खुलने के बाद से मिलर की झुलसी हुई धरती और हमारी धरती के बीच की दूरी कम हो गई है। अब से कुछ साल बाद सेट की गई पहली फिल्म मैक्स रॉकडेंस्की मेल गिब्सन को ट्रैक करती है, जो एक हाईवे पेट्रोल पुलिस वाला है जिसकी पत्नी और बच्चे के साथ सामान्य जीवन की झलक मिलती है। मैक्स के लिए चीजें नरक में जाने वाली हैं। यह हॉल ऑफ जस्टिस के लिए एक साइन के शुरुआती शॉट में स्पष्ट है, एक प्रवेश जो ऑशविट्ज के गेट वर्क सेट्स यू फ्री को याद दिलाता है। यदि आपने उस संबंध को बनाया है तो आप शायद चौंक गए होंगे, लेकिन आपके पास जो भी शंकाएं थीं, वे जल्द ही पीछा करने और दुर्घटनाओं, तेज इंजन और पागल हंसी से दूर हो गईं। मिलर की नवीनतम और चक्र की 5वीं फिल्म फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा मुख्य रूप से एक मूल कहानी है जो युवा फ्यूरियोसा अन्या टेलर जॉय के जीवन और क्रूर अमानवीय समय को याद करती है, जो पिछली फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में चार्लीज थेरॉन द्वारा निभाई गई कठोर रिग ड्राइवर थी। मिलर की महान कृति फ्यूरी रोड एक साथ उनकी सिनेमाई प्रतिभा का प्रतीक है। यह पिछले दशक की बेहतरीन फिल्मों में से एक है और पिछली फिल्मों से कथात्मक और स्वरात्मक रूप से अलग है। फ्यूरी में मैक्स अभी भी नाममात्र के हेडलाइनर के रूप में काम करता है, टॉम हार्डी गिब्सन की जगह लेते हैं, लेकिन फिल्म का नाटकीय और भावनात्मक भार फ्यूरियोसा, उसकी खोज और उसकी उम्मीदों पर टिका हुआ है। एक सृजन कहानी के रूप में फ्यूरियोसा को बचपन से लेकर युवावस्था तक ट्रैक करती है, एक नीचे की ओर सर्पिल जो उसे स्वतंत्रता से कैद में ले जाती है और समय के साथ सीमित संप्रभुता तक ले जाती है। यह 10 वर्षीय फ्यूरियोसा एलिला ब्राउन के साथ शुरू होता है, जो ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स नामक एक स्वर्गीय चौकी के पास एक जंगल में चारा खोजती है। जैसे ही वह एक मनोरंजक रूपक रूप से पके आड़ू के लिए पहुंचती है, उसकी आदर्श कल्पना को दांतों से भरे स्वच्छता चुनौती वाले बाइकर्स के एक गिरोह द्वारा बाधित कर दिया जाता है। वे जल्द ही रेगिस्तान में फ्यूरियोसा को अपनी एक बाइक पर बांधकर उसकी मां, चार्ली फ्रेजर और एक अन्य महिला के साथ घोड़े पर सवार होकर भागते हैं, एक ऐसा पीछा जो सत्ता और शरीर के लिए लड़ाई का पूर्वाभास देता है। मिलर द्वारा क्लोजअप और विस्तृत लॉन्ग शॉट्स के बीच शिफ्टिंग शुरू करने के साथ ही पीछा तेजी से तनावपूर्ण होता जाता है। रेगिस्तान की शांति के खिलाफ काम करने वाले अपने नरक मशीनों पर अपहरणकर्ताओं का कर्कश शोर और ऊर्जा, जबकि दृश्य का शुष्क परिदृश्य पिछले मैड मैक्स रोमांचों को दर्शाता है। बट्स और सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा क्लासिक वेस्टर्न को याद दिलाता है, जिससे इस श्रृंखला ने अपनी कुछ पौराणिक शक्ति खींची है। मैक्स अक्सर हॉलीवुड के बंदूकधारी या समुराई की तरह लगता है, जिसे जोसेफ कैंपबेल के कुछ नोट्स के साथ मिलर की ज्वलंत कल्पना में प्रत्यारोपित किया गया है। हालांकि जिस क्षण फ्यूरियोसा अपने अपहरणकर्ता की ईंधन लाइन को कुतरना शुरू करती है, मिलर यह स्पष्ट कर देता है कि यह छोटी बंदी कोई संकटग्रस्त युवती नहीं है। फ्यूरियोसा की यात्रा तब और भी भयावह हो जाती है जब उसे बाइकर्स के शासक वारलॉर्ड डेमेंटस, एक वैम्पिंग क्रिस हेम्सवर्थ के पास पहुंचाया जाता है, जो एक बातूनी शोबोटर है जो बड़े पैमाने पर पुरुष खानाबदोशों के झुंड की देखरेख करता है। एक लहराती सफेद टोपी पहने हुए डेमेंटस मोटरसाइकिलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में यात्रा करता है और अपने साथ एक विद्वान को रखता है। वह एक हास्यास्पद व्यक्ति है और मिलर और हेम्सवर्थ एक शारीरिक प्रस्तुति के साथ चरित्र की बेतुकीता को दर्शाते हैं, जो डेमेंटस की घमंड और कृत्रिम नाक की तरह ही विचित्र है। यह आश्चर्य करना मुश्किल नहीं है कि क्या मिलर ने 1959 के महाकाव्य बेन-हूर में चार्लटन हेस्टन के वीर चैंपियन और अरब शेख दोनों से चरित्र के लिए प्रेरणा ली, जो एक बहुत ही अलग रेगिस्तानी गाथा है।
मैड मैक्स फिल्मों की ताकत आंशिक रूप से इस बात से आती है कि मिलर किस तरह से कहानियों को सुपरचार्ज करते हैं, जो एक परिवार से दूसरे परिवार, एक जनजाति से दूसरे जनजाति, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक पहुंचाई जाती हैं, जो हमारे दिमाग में बसी होती हैं और हमारे रास्ते तय करती हैं, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं। हालांकि मिलर एक आधुनिक मिथक निर्माता है, लेकिन वे दुनिया से बंधे हुए हैं। फिल्मों में होने वाली साजिशें और आगजनी कभी कभी हमारी खुद की हरकतों को अजीब तरह से दर्शाती हैं, और यह ध्यान देने योग्य है कि वे एक चिकित्सक भी हैं। वे कुछ मैक्स फिल्मों में सेठ डॉक्टर थे। मुझे लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि मानव शरीर पर उनके ध्यान को समझाने में मदद करती है, सबसे स्पष्ट रूप से उनके शानदार स्टंट काम में, जो एक श्रृंखला ट्रेडमार्क बन गया है, और शरीर, मशीनों और पारिस्थितिकी तंत्र के घूमने वाले हिस्सों को दिखाने में उनकी खुशी, वे कैसे काम करते हैं। फ्यूरियोसा का अपना शरीर इस फिल्म के केंद्र में है, जो तब दिशा बदलता है जब कुछ पावर प्ले और कथात्मक व्यस्तता के बाद वह गढ़ में उतरती है, वह भारी सुरक्षा वाला किला जिससे चरित्र फ्यूरी रोड में भाग गया था। वहां उसे कुछ बंद युवतियों, दासियों के साथ रखा जाता है, जिनका एकमात्र कार्य गढ़ के नेता इमोर्टन जो लैची हुल्मे के लिए बच्चे पैदा करना है। यह भी वहां है कि फ्यूरियोसा अभी भी एक बच्ची है और अभी भी ब्राउन द्वारा निभाई गई है। इमोर्टन जो के एक बच्चे की नजर में आती है, एक विशालकाय शिकारी जिसकी उस पर योजनाएं कहानी को एक अलग अस्थिर रजिस्टर में बदल देती हैं। मिलर चतुराई से इस भाग को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं और फ्यूरियोसा इस खौफनाक व्यक्ति से बच निकलती है, लेकिन यह अभी भी सिस्टम के लिए एक झटका है। झटका बना रहता है और कहानी को अचानक से काला कर देता है। बचने के लिए फ्यूरियोसा अपनी पहचान छिपाकर और सिटाडेल के चैटल वर्कर्स की कतार में शामिल होकर अपने संभावित उत्पीड़क से बच निकलती है। वह भीड़ में घुल मिल जाती है और सालों बीत जाते हैं जब दृश्य एक साथ मिल जाते हैं और एक दृढ़ निश्चय, सहानुभूतिपूर्ण टेलर जॉय भूमिका में आ जाते हैं। और भी बहुत कुछ है। फ्यूरियोसा अपना सिर मुंडवा लेती है और एक ड्राइवर, प्रेटोरियन जैक, टॉम बर्ट, जोआना हॉग की द सोवेनियर में घटिया दिल तोड़ने वाला में एक गुरु ढूंढ लेती है। साथ में वे और गुर्गों की सेना बुलेट फार्म जैसे हॉट स्पॉट की यात्रा करती है, जहां मिलर अपने पारंपरिक आतिशबाजी से आपको चकाचौंध कर देता है, क्योंकि वह टुकड़ों, इमोर्टन जो और डिमेंटस सहित को जगह में ठीक करता है। फ्यूरियोसा के रूप में टेलर जॉय के अभ्यस्त होने में थोड़ा समय लगता उसने कमोबेश मैक्स को लात मारी, कम से कम प्रतीकात्मक रूप से तो श्रृंखला का नया टोटेम बनकर। टेलर जॉय में अभी तक अपने पूर्ववर्ती की शारीरिक अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन थेरोन की तरह उसने एक बैले डांसर के रूप में प्रशिक्षण लिया और खूबसूरती से चलती है, उस तरह की बिना किसी दबाव के सुंदरता के साथ जो यह सुझाव देती है कि वह किसी भी कठिनाई से आसानी से निकल सकती है। टेलर जॉय की फ्यूरियोसा आर्मगेडन को संभालने के लिए शारीरिक रूप से बहुत कमजोर लग सकती है, लेकिन भेद्यता की यह भावना निश्चित रूप से कहानी की सेवा करती है। मेरा अनुमान है कि मिलर ने टेलर जॉय को अपनी नई फ्यूरियोसा के रूप में आंशिक रूप से अभिनेत्री की बड़ी, चौड़ी आँखों के कारण चुना। वे बहुत बड़ी हैं, वे मंत्रमुग्ध करने वाली भी हैं। वे आपकी नज़र को बंद कर देती हैं, आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। जब अभिनेत्री अपना सिर झुकाए हुए ऊपर देख रही होती है तो और भी अधिक। यह एक ऐसा कोण है जो उसकी आंखों के सफेद भाग को उभारता है, जो कि सिटाडेल की कब्र की रोशनी में विशेष रूप से चमकती है। जैक निकोलसन ने द शाइनिंग में इस खतरनाक तकनीक को निपुणता से अपनाया। यही कारण है कि इसे कुब्रिक स्टेयर कहा जाता है। इसका प्रभाव बहुत अस्थिर करने वाला हो सकता है, जिससे चरित्र के बारे में अनिश्चितता पैदा होती है और वह किस तरह की हीरो साबित होगी। फ्यूरियोसा की चुप्पी रणनीतिक है, साथ ही यह एक ऐसा गुण है जो वह खुद मैड मैक्स से साझा करती है, जो उसके मौन बदला लेने वाले का मॉडल है। जबकि फ्यूरियोसा सिटाडेल में साफ साफ छिपी हुई है, उसकी सावधानी उसे बचाती है, लेकिन यह उसके अस्तित्व संबंधी दुर्दशा को भी बढ़ाती है। वह आध्यात्मिक रूप से और हर दूसरे मामले में अकेली है। कम से कम प्रेटोरियन जैक से मिलने से पहले ऐसा नहीं है कि वे बातूनी हैं। उसका एक अकेला बोझ है और जैसे जैसे कहानी और लड़ाई जारी रहती है, यह फ्यूरियोसा को एक आश्चर्यजनक भावनात्मक भारीपन देता है जो इस रोमांचक, गतिशील फिल्म को बहुत दुखद बना सकता है। सीन दर सीन फ्यूरियोसा फ्यूरी रोड की बहुत अच्छी तरह से पूरक है।
फिर भी नई फिल्म कभी भी उस तरह से नहीं उभरती जैसी कि पिछली फिल्म में थी। जैसा कि पता चलता है, योद्धाओं के बारे में एक फिल्म देखना एक बात है जो कहीं नहीं जाने वाले रास्ते पर डॉज से भागते हैं। एक महिला को एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते देखना पूरी तरह से अलग बात है जो अपने बच्चों और बाकी सभी को भी खा जाती है। मिलर इतने बेतहाशा आविष्कारशील फिल्म निर्माता हैं कि यह भूलना आसान है कि वे जीवन के अंत के बारे में फिल्में बनाते रहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उनके पात्रों को तेल, पानी और महिलाओं के लिए लड़ते देखना एक धमाका है। फिर भी जबकि मैं लंबे समय से उन्हें एक महान फिल्म निर्माता के रूप में मानता था, अब मुझे फ्यूरियोसा के साथ ही समझ में आया कि वे कयामत के एक शानदार भविष्यवक्ता भी हैं।